ये वापस अपने कमरे में आकर शिद्दत से रो दी, क्योंकि एक तो वो मिशन नहीं मुकम्मल कर पाई थी और दूसरा बर्नार्डो को गोली लगी थी, जो उसे गुस्से में यहाँ ही छोड़कर ना जाने कहाँ निकल गया था। वो काफ़ी देर बाद हिम्मत करके उठी और उसने शावर लेकर अपने कपड़े बदले। दोपहर रात को ढल गई और इस दौरान सिर्फ एक बूढ़ी औरत उसे खाना देने आई थी, जिसे उसने हाथ तक नहीं लगाया था, क्योंकि सजा के खौफ से उसकी भूख मिट चुकी थी। वो जो कुशन में मुंह छुपाए रोने में मसरूफ थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसकी धड़कनें खौफ से तेज हुई। क्या तुम ठीक हो? बूढ़ी औरत ने जब देखा खाने की प्लेट वैसे ही पड़ी है, तो परेशानी से पूछने लगी। उसने सूख आंखों से सर उठाकर उसकी जानिब देखा, तो ट्रे में कुछ चीज़ें उठाई हुई थी, जिनमें कॉटन नुमाया नजर आ रही थी। अभी के लिए तो मैं जिंदा हूँ, ये किस लिए है? उसने बैठकर ट्रे की जानिब इशारा किया। वो बर्नैडो सर के लिए, उनके जख्मों को साफ करना है। ओह रुको, मैं कर देती हूँ प्लीज़। वो जल्दी से उठ गई। ऐसा करो, ये फूल मेरी आंखों पर बांध दो। उससे जल्दी से ट्रे थामते हुए ब्लैक फूल की जानिब इशारा किया, क्योंकि उसे उस घर में घूमने की इजाज़त नहीं थी। बेटा, मेरा नहीं ख्याल, प्लीज़ मुझे करने दे, वैसे भी मेरी गलती से उसे गोली लगी थी। जिस पर वो औरत हाँ में सर हिलाकर उसे साथ लिए बर्नैडो के कमरे में पहुंच गई। कमरे के दरवाजे के पास जाकर बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों से ब्लैक पट्टी उतारी थी। भेड़ ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जो बहुत बड़े दरवाजे से टकराई। उसे नजर घुमाकर आसपास देखा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी साफ नहीं नजर नहीं आया। जाओ बेटा। उसके कहने पर हीर ने धड़कते दिल के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाएं बीजी। उसके कानों से बर्नैडो की गहरी आवाज टकराई, जिस पर उसने आहिस्ते से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। उसका कमरा हीर के कमरे से काफी ज्यादा बड़ा था और इंतहाई दिलकशी से सजा हुआ था। दरवाजा बंद करके जैसे ही उसकी निगाह उससे टकराई, उसके गाल शर्म व हया से थकने लगे, क्योंकि वो उसकी जानिब पुश किए शर्टलेस खड़ा मिरर में खुद को देख रहा था। वो जल्दी से अपनी नसें झुका गई। ओह गॉड, इतना खूबसूरत होना भी क्राइम है। वो अपनी धड़कनों को काबू करती हुई दिल ही दिल में बोली। उससे हिम्मत करके वापस से मिरर को देखा। आखिर कर क्या रहा है? तो उसके हाथ में छुरी देखकर उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। जो आंखें बंद किए अपने बाजू से गोली निकालने की कोशिश कर रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? वो सदमे से चिल्लाई, जिस पर बर्नैडो झटके से अपनी आंखें खोलकर उसकी जानिब मुड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसकी तरफ देखते हुए सुलगते लहजे में घुर्राया। प्लीज मत करो, इससे तुम्हें नुकसान हो सकता है। वो परेशानी से कहकर उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगी, मगर इससे पहले वो उसके करीब जाती, उससे पास पड़े टेबल से गन उठाकर उस पर निशाना बांध दिया। वहां से हिलने की कोशिश भी मत करना। वो कहकर अपनी जिल्द से चाकू की मदद से गोली निकालने लगा, जबकि वो चीखते हुए उसे ऐसा करने से मना करने लगी, मगर वो नजरअंदाज करता अपने काम पर लगा रहा। गोली निकलने पर उसके बाजू से रवाने से खून निकलने लगा। तुम पागल हो? वो उसके करीब पहुंचकर अपना दुपट्टा उसके बाजू की लपेटती हुई बोली, ताकि ब्लड ज्यादा न बहे। What the hell is wrong with you? वो उसका चेहरा देखते हुए बोली, जिस पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। इधर बैठो। जब वो कुछ नहीं बोला, तो उसने मजीद हिम्मत करके उसे बाजू से खींचकर बेड पर बैठते हुए कहा, और साथ कॉटन लेकर उसे अल्कोहल में डिप किया। अभी वो दुपट्टा हटाकर उसका जख्म साफ ही करने लगी थी। वो उसका हाथ थाम गया। ये क्या है? वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगा। कॉटन सोक्ड इन अल्कोहल। अपनी धड़कनों को काबू करके मजबूत लहजे में बोली, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं। वो सख्ती से बोला, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है मैंने इसमें जहर मिलाया हुआ है? वो उसकी सुर्ख होती आंखों में देखती हुई बोली, हो सकता है। वो आईब्रो उचकाता हुआ बोला, तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं करूंगी। वो कहकर कॉटन से उसका जख्म साफ करने लगी। फिर उसने स्टिचेस लगाकर अच्छे से पट्टी बांधने के बाद उसकी तरफ देखा, जो आंखें बंद किए हुए था। अपने हाथ को ज्यादा हरकत मत देना, तुम जल्दी बेहतर महसूस करोगे। वो ट्रे में वापस से सभी चीजें समेटते हुए बोली, आइंदा किसी के कमरे में रात को चले आने से गुरेज करना, खास तौर पर किसी आदमी के। वो जो अपने रूम में जाने के लिए पलटने लगी थी, उसके अल्फाज पर उसके कदम थमे। क्या मतलब? वो नासमझी से बोली, समझदार हो, बेवकूफ थोड़ी हो जो मैं तुम्हें समझाऊं। वो बगैर उसकी जानिब देखे एक एक लफ्ज दबाकर बोला, हाँ तुम मत समझाओ, मेरी मर्जी, जो दिल करेगा वो करूंगी, तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। वो भी तुर्की बा तुर्की कहकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। इससे पहले वो दरवाजे से बाहर निकल जाती, बर्नैडो ने उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हल करके उसका रुख अपनी तरफ किया, जिसकी वजह से खौफ से हीर के हाथों से ट्रे छूटकर जमीन पर गिर गई। तुम्हारा दिमाग ठीक है?
वो शर्म और गुस्से से पागल होती उसके आसार से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, मैंने सुना था एशिया की लड़कियां बहुत बाहया होती हैं, लेकिन तुम। वो सरगोशी नुमा कहता आधे अल्फाज मुंह में ही छोड़कर उससे दूर हुआ। क्या तुम? वो उसके सीने पर पंच मारते हुए नम आंखों से बोली, क्योंकि वो उसकी बात की गहराई समझ गई थी। जो तुम समझ रही हो वो ही। वो उसकी आंखों में देखता हुआ सफाकी से बोला, यू शट अप। मैं यहाँ आई थी क्योंकि तुम तकलीफ में थे, और इस दर्द की वजह मैं थी। तुम बेशक बहुत बुरे हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में शराफत है। तुम्हारे आसपास महफूज होने का एहसास होता है। बस इसीलिए आई थी यहाँ, वरना हर किसी के कमरे में मुंह उठा के नहीं जाती मैं। वो भीगी हुई आंखों से बेबसी से बोली, आदमी जात पर कभी भरोसा नहीं करते हीर, बहकने में 2 पल नहीं लगते। वो उसे बाजू से पकड़कर दीवार के साथ लगा गया और फिर उसके बालों को गर्दन से हटाकर वहां अपना चेहरा छुपाकर आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा, जबकि वो अपनी बेतरतीब होती सांसों के साथ उसे पीछे करने लगी। साथ उसकी आंखों से आंसू रवानी से बहने लगे। वो मत करो प्लीज, पीछे हटो। वो कपकपाते हुए हाथ पांव के साथ उसे पीछे करते शिद्दत से रोते हुए बोली, मैंने जो कहा है आइंदा उसका ख्याल रखना। कभी किसी के कमरे में मुंह उठाकर नहीं जाना। वो सीधा होकर उसके चेहरे को अपनी नजरों में रखते हुए कहने लगा, जिस पर उससे नम आंखों से पूरी तरह में हिलाया, अल्फाज हीर। वो उसके बालों को हाथों से पीछे करते हुए सर्द लहजे में बोला, मैं कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा एहतियात करूंगी। वो नम आंखों से उसकी जानिब देखते हुए लड़खड़ाती आवाज से बोली, गुड गर्ल। वो कहकर जब वापस से उसके करीब आने लगा तो हीर का दिल इतनी तेजी से धड़का कि उसे अच्छा हुआ कहीं अभी सीने से निकलकर बाहर ना आ जाए। तभी उसे दरवाज़ा खुलता हुआ महसूस किया। उसे एहसास हुआ उसके पीछे से दरवाज़ा खुल रहा था। जाओ। उसे कहने की देर थी। वो जल्दी से उसके दरवाजे से बाहर निकल गई। बीजी। वो दरवाजे में खड़ा होकर चिल्लाने लगा तो अगले 2 मिनट में वो वहां हाजिर थी। सर प्लीज इस बच्ची को किसी किस्म की सजा मत देना। मैंने इसे यहाँ भेजा था। अगर कोई सजा आपको देनी है तो प्लीज आप मुझे दे दें। वो रोती हुई हीर को देखने के बाद बर्नार्डो की जानिब देखती हुई लड़ती आवाज से बोली, हीर मेरी इजाजत के बगैर कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। वो उन्हें फोन करता हुआ बोला, जी जी सर। वो वहाँ मुश्किल बोल पाई। गुड। अब इसे इसके रूम में लेकर जाएं। वो दो टोक लहजे में बोला तो वो जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई। उन्होंने उसकी आंखों में पट्टी नहीं बांधी क्योंकि अंधेरा काफी था, इसलिए उसकी जरूरत ही नहीं थी। आते ही ट्रेनिंग, वो भी बच्चों के साथ। आपको नहीं लगता उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए? वजदान ने परेशानी से मशवरा दिया। नहीं, 2 दिन में सब शामिल होंगे। ये उसके लिए बेहतर है ताकि उसे लोगों के दरमियान रहकर भी सिचुएशन को डील करना आए। जहांसेब ने हतमी फैसला सुनाया। ओके, फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? उन्होंने सामने बैठे अपने भाई से पूछा, जिनकी उम्र बेशक काफी हो गई थी, लेकिन रुतबा और रौब अभी भी ठाट का था। मैं बस चाहता हूं तुम हसाम को इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने दो और खुद हर हफ्ते में 2 दफा कैंप में जाया करो ताकि वहां की हर रिपोर्ट हासिल करो। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे भाइयों और कजन्स पर यकीन नहीं है। मैं बस चाहता हूँ तुम हफ्ते में 2 दिन जाकर बच्चों को इंतहाई टफ टाइम दो ताकि उनको याद रहे वो वहाँ छुट्टियाँ मनाने नहीं बल्कि ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। ओके। वो कहकर उठ गया। जहाँ सेब से उन चारों की मीटिंग खत्म होने के बाद वो अलग रूम में चले गए ताकि बच्चों के बारे में आपस में डिस्कशन कर सकें। वो सबके सब फाइल्स में सर घुसाए बैठे हुए थे जो कि बच्चों के बारे में थी। हम सब बच्चों की फाइल्स तकरीबन देख चुके हैं। मैं क्या सोच रही हूँ, हमें उनके बारे में आपस में बातचीत करनी चाहिए। ऐसे ज़्यादा आसानी रहेगी क्योंकि इन सब में हमारे बच्चे, भतीजे भतीजी और भांजे वगैरह भी शामिल हैं। आनिया की बात पर अफान ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें इन आफतों के बारे में सब पता होना चाहिए जिनके साथ हम 2 माह रहने वाले। उन्होंने अपना रुख दूसरों की जानिब करते हुए कहा, जिस पर यावर ने अपना गला कंकारा। ये मत भूल जाना उस कैंप में मेरे बेटे भी मौजूद होंगे जो शैतान के भी बाप है। उन्होंने उन दोनों को तंग करते हुए कहा, है मेरे लिए तो सभी बच्चे एक जैसे हैं। मैं जानती हूँ और सब हमको बहुत मुश्किल वक्त देने वाले हैं क्योंकि उनके खून में शामिल है टफ टाइम देना लोगों को। आनिया ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, उनके साथ ज़्यादा सख्त ना होना अफान। तुम जानते हो ये काम वजदान और नैना बाखूबी करेंगे। आनिया ने अफान की तरफ देखते हुए कहा, मैं वादा नहीं कर सकता। हाँ, मगर मैं उनके साथ बहुत अच्छे से रहूँगा, जितना मुमकिन होगा उतना। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं उनकी ज़िंदगी जहन्नुम नहीं बनाऊँगा। वो आनिया को आंख मारते हुए बोला,
जिस पर वो ना चाहते हुए ब्लश करने लगी, जबकि कमरे में मौजूद बाकी सबका कहका गूंजा। इस उम्र में तो ख्याल कर लिया करे। आन्या ने दुखते गालों से उन्हें घूरा। मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, वैसे भी अभी तो मैं जवान हूँ। वो उसके माथे पर लब रखते हुए बोले, जिस पर वो हंसते हुए नाम में सा हिलाकर रह गई। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ अफ़ान। मेरे बेटे भी कोई फरिश्ते नहीं हैं। वो हमारा जीना हराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और सच कहूँ तो मैं भी बेसब्री से ट्रेनिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है भाई, आजकल का जोश मारता खून है, जिसे टॉर्चर करने में अपना ही मज़ा आएगा। शॉवर ने मुस्कुराते हुए कहा तो शारिब ने उन सबकी जानिब आईब्रो उचकाकर देखा। अगर तुम लोगों का ख्यालों में उनको टॉर्चर करना हो गया हो तो चुप कर जाओ और रिपोर्ट्स चेक करो। शारिब की बात पर शावर ने कहकर लगाया। ओह, किसी की बीवी उसका घर में इंतजार कर रही है, जिसे जल्दी जाना है। शावर ने शोक लहजे में कहा, जिस पर कमरा सबकी हंसी से गूंज उठा, क्योंकि शारिब की अभी शादी नहीं हुई थी और वो उन सबसे छोटा था। हाँ, तो इससे मेरा क्या कसूर है? मैं तो बूढ़े लोगों में फंस गया हूँ। वो आंखें घुमाता हुआ बोला। सबके लग मुस्कुराए। प्लीज़, आप वो फाइल्स रीड कर सकती हैं। मैं बेचारा जिसके बच्चे भी नहीं हैं वो मुफ्त में इस ट्रेनिंग में मारा गया हूँ। मेरा तो हक बनता था छुट्टियां कहीं घूम कर गुजारता, लेकिन नहीं, मुझे तो यहाँ ही फंसना था। शाहब ने आनिया की जानिब फाइल बढ़ाते हुए कहा, जो उससे मुस्कुराते हुए थाम ली। हीर पोलाट। आनिया ने ज़ेरे लब ये नाम कहा तो सबने हैरत से उसकी जानिब देखा। सिर्फ नाम है इसका फाइल पर, और कुछ भी नहीं। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। वो जो सब हैरानी से उसकी जानिब देख रहे थे कि आखिर ये लड़की कौन है, मगर आनिया की बात पर नासमझी से उसकी जानिब देखने लगे। शायद गलती से किसी ने ये नाम लिख दिया हो। अगली फाइल रीड करो, उसके बारे में बताओ। अफान ने कहा तो वो हाँ में सर हिलाकर नेक्स्ट फाइल रीड करने लगी। ये यावर की बेटी दारिका है, जिसकी उम्र 19 साल है, जो फिजिकली काफ़ी मजबूत है और पढ़ाई में उसके लड़कों के मुकाबले में ग्रेड्स भी अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता इस पर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, सिवाय इसके कॉन्फिडेंस को बेहतर करने के, क्योंकि इसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये थोड़ी शाय है और बाइस औकात इसी चक्कर में अपनी सलाहियतों पर शक करने लगती है। और इसके दो जुड़वा भाई हैं, ओन और एरिक, जिनकी उम्र 22 साल है, और ये दोनों ही फिजिकल डिपार्टमेंट में काफ़ी मजबूत लड़के हैं। उनका पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्प नहीं, जो कि हम लोग बेहतरी लाएंगे। एंड ऑल्सो दे नीड सम डिसिप्लिन रिगार्डिंग देयर क्रेजी बिहेवियर। बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं उनके रवैयों को बदलने की। हाँ, मानता हूँ थोड़े जंगली हैं, लेकिन उन पर ही अच्छा लगता है। मैं इजाज़त नहीं देता कोई उन दोनों को बदले। रॉयल फैमिली से हैं, इतना पागलपन तो शोभा देता है। शॉवर ने आने की बात काटते हुए एहतजाज किया, जबकि अफान और शारिफ अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगे। सॉरी भाई, लेकिन मुझे जो बॉस की जानिब से रिपोर्ट्स मिली हैं मैं बस वही पढ़ रही हूँ। उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है? आने ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखते हुए कहा। यावर, रॉयल फैमिली पागलपन से ज़्यादा परफेक्शन पर यकीन रखती है। अगर हम लोगों ने उस पर फोकस नहीं किया तो फिर बॉस जो हमारा हाल करेगा वो अल्लाह ही जानता है। शारिफ एक एक लफ्ज़ दबा कर बोला, क्योंकि वो घर जल्दी जाना चाहता था, लेकिन इन लोगों की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। आनिया उन सबको नज़रअंदाज करके अगली रिपोर्ट देखने लगी। इस ट्रेनिंग में हमारे जो रशिया से दोस्त हैं, उनकी बेटी तालिया भी शामिल होगी। उसकी उम्र 22 साल है। इमोशनली, मेंटली और जिस्मानी तौर पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी बस प्रॉब्लम ये है कि उसे दूसरों का कहना मानना नहीं आता। ये वो करती है जो उसका दिल करता है। उसको झुकाना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसके पापा ने उसे इस ट्रेनिंग में शामिल करवाया है, ताकि उसके रवैये में बेहतरी आ सके। इसीलिए मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। जब ये किसी चीज़ पर अपना जहन बना लेती है, उसे वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि नामुमकिन है। शावर ने आनिया की बात खत्म होने पर दिलचस्पी से कहा, मेरे हाथ में जो अगली फाइल है वो असम की है, जिसकी उम्र 25 साल है और इस ग्रुप में सबसे बड़ा है वो। असम के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। उन्होंने बाकी सबकी जाने देखते हुए कहा। हाँ, हम जानते हैं इस उम्र में 3 मिशन इंतहाई कामयाबी से कर चुका है, लेकिन समझ नहीं आता उसे ट्रेनिंग में क्यों डाला गया है। शारिफ ने सोचते हुए पूछा। क्योंकि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर है और वो सारी चीज़ें अकेले करने का आदी है, जो आगे जाकर नुकसानदेह है। शायद टीम वर्क सिखाने के लिए उसे इसमें शामिल किया गया है। वैसे भी उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं, हो सकता है उस पर भी वर्क करना हो। जावर ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। बहुत हार्ड बंदा है। कब कहाँ और कैसे उसका दिमाग घूम जाए पता नहीं चलता। फिक्र मत करो स्वीट हार्ट, हमारा ही खून है। कैसे काबू करना है हम अच्छे से जानते हैं। अफान अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। कोई आम इंसान अगर ये मुस्कुराहट देखता तो उसे लगता कि बहुत स्वीट है, लेकिन जो लोग उसकी रग रग से वाकिफ थे वो जानते थे
ये मुस्कुराहट कितनी शैतानी है जो अगले इंसान के रोंगटे तक खड़े कर दे। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे बेटे नबनान की है, जिसकी उम्र 24 साल है और वो 2 मिशन कर चुका है। उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है, उसकी भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो हसाम की हैं। उसका टीम वर्क नहीं है और उसमें जो ईगो है, उसे तोड़ना है। जाहिर सी बात है, दोनों बबलगम की तरह जुड़े रहते हैं तो जिंदगी गुजारने का असूल भी एक जैसे ही होंगे। अफान ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्योंकि वो जानता था उसका बेटा और भतीजा दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अपनी ज़िंदगी की हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसलिए उसकी रिपोर्ट भी हसाम जैसे देखकर उन्हें कोई शौक नहीं लगा था। हानिया जो अगली रिपोर्ट देख रही थी, अचानक से रुककर उससे लंबा सांस खींचा। क्या हुआ स्वीटी? अफान ने परेशानी से पूछा, जिस पर उससे अपने चेहरे पर हाथ फेरा। अफान, मुझे लगता है हम सबको 80 शैतान मिल गया है जिसकी ट्रेनिंग हमें संभालनी है। अरकमान वासिक। हानिया को आमतौर पर सभी बच्चे पसंद थे, लेकिन अरकमान की एक अपनी ही सोच थी, क्योंकि वह समझता था कि उससे बेहतर कोई नहीं है। और उसी चक्कर में उसने बहुत बार हसाम को चैलेंज भी किया था, लेकिन हमेशा मुंह की खाई थी। लेकिन उसके बावजूद वह समझा नहीं था। हम्म, उसकी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? हमें किस चीज़ पर मेहनत करनी है? पेशावर ने उसका ध्यान अपनी जानिब खींचा। ट्रेन हिम हार्ड एंड मेक हिम बेटर। फिक्र मत करो आन्या, उसका सिर्फ एक सेशन मेरे साथ होने दो, उसमें बोलने की ताकत भी नहीं रहेगी। शारिब ने अपने चेहरे पर मजाका खेज मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। नेक्स्ट रिपोर्ट वहाज के 2 जुड़वा बेटों की है, जोहान और शजाम। ये 23 साल के हैं। उनकी पढ़ाई और फिजिकली मजबूती दोनों ही बहुत आला है। उन दोनों के लिए हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनका बाप ही उन दोनों को काफ़ी मुश्किल वक्त देता आया है, जिसकी वजह से उन दोनों में हर चीज़ बैलेंस है। ऐसे ही बैठकर उन लोगों ने सब बच्चों की बारी बारी सारी रिपोर्ट्स पढ़ी और उन पर बातचीत की कि उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये सब हमारे ट्रेनर्स होंगे। बाकी अब जो रह गया है वो कल डिस्कस कर लेंगे। तब तक इन सब की मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। ओके, गुड नाइट। शारिब कहकर जल्दी से उठ गया। कसम से ऐसा लग रहा है जैसे घर में तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। शावर ने कुर्सी से उठकर आईब्रो उचकाकर उसके जाने देखा। गुड बाय। वो ना में सर हिलाता कमरे से निकल गया, जिसके पीछे पीछे शावर भी चला गया। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, इन 2 तूफानी महीनों में मेरी बीवी भी मेरे साथ होगी। अफान ने आनिया को खुद के करीब करके उसके गाल को चूमते हुए कहा, जिस पर उसके गाल लाल टमाटर हो गए। शर्म तो नहीं आती आपको? चले उठ जाए, घर जाना है। मैं भी थक गई हूँ। वो उनके कंधों पर पंच मार के उठते हुए बोली। हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं। चलिए बेगम साहिबा। वो उठकर उसके सामने झुककर दरवाजे की जानिब इशारा करते शोक लहजे में बोले, कुछ भी मतलब। खिलखिलाकर हंसती उसके कमरे से निकल गई। अपने रूम में आकर हीर ने सारी रात सिसकते गुजारी। उसे कई अल्फाज बार बार उसके कानों में गूंजते रहे। आइंदा किसी कमरे में रात को चले आने से गुरेज करना, खास तौर पर किसी आदमी के। मैंने सुना था एशिया की लड़कियां बहुत बाहया होती हैं, लेकिन तुम आदमी जात पर कभी भरोसा नहीं करते हीर। बहकने में 2 पल नहीं लगते। बाहर आसमान रोशन होना शुरू हो गया था, लेकिन उसके अल्फाज अभी तक उसके जहन में हथौड़ी की माने लग रहे थे। जब जहन को किसी तौर सुकून नहीं आया, तो उसे शावर लेकर फ्रेश होकर नमाज अदा की, जिसके बाद वो खुद को अल्लाह के सपुर्द करके सो गई। जब बूढ़ी औरत नाश्ता लेकर कमरे में आई, तो उन्होंने हीर को जगाया और नाश्ता करवाया। मैं मिशन मुकम्मल नहीं कर पाई, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, वो लब चबाते हुए बोली। बेटा, अब तो कोई मौत ही तुम्हें सजा मिलने से बचा सकता है। बूढ़ी औरत उसके सर पर हाथ रखती हुई बोली और फिर ट्रे लेकर वहां से चली गई। उनसे बातों के दौरान ही उसे पता चला कि बॉस कुछ आदमियों के साथ किसी काम के सिलसिले में कहीं गया हुआ है। उनके जाने के बाद वो काफ़ी देर कमरे में यहाँ से वहाँ टहलती रही। जब बोरियत हद से ज़्यादा होने लगी, तो उससे कोच पर बैठकर टीवी चला लिया, ताकि वक्त गुजर सके। तकरीबन शाम 4 बजे के करीब बर्नाडो उससे कमरे में आया, जिसने बाजू पर पट्टी बांधी हुई थी और जो इस वक्त ट्राउज़र और शर्ट पहने हुए था। कल तुम्हारी मीटिंग बॉस से होगी, खुद को अच्छे से तैयार रखना। वो खाली नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा मतलब है अपनी मौत के लिए तैयार है ना?" वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली, जिस पर वो आईब्रो उचकाकर उसकी तरफ देखने लगा। तुम्हारा सहम अब कैसा है? उसने उसके बाजू को देखते हुए मजीद पूछा। कल से बेहतर है। वो आम से लहजे में बोला। एंड यू थॉट आई वॉन्टेड टू पॉइजन यू? वो सिरे लब बोली। सोच पर काबू नहीं होता। वैसे भी इंसानी दिमाग कब क्या कर गुजरे कुछ पता नहीं होता। तुम जानती हो, मेरी शुरू से ख्वाहिश रही है तुम्हें कत्ल कर दूं, लेकिन तुम बचती आई हो। उसे सुकून से कहा, जिस पर हिर ने फटी आंखों से उसकी तरफ देखा। या राइट। वो खुद को कंपोज करके उस पत्थर दिल इंसान को देखते हुए बोली। जब वो खामोश रहा,
तो वो अपने हाथों की उंगलियों को देखने लगी, क्योंकि उसे आने वाले वक्त से पता नहीं क्यों डर महसूस हो रहा था। वो नहीं जानती थी उसकी सज़ा कितनी सख्त होने वाली थी। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो कहकर दरवाजे की जाने बढ़ गया। कल की सज़ा बहुत भयानक है फर्नेडो। इससे बेहतर है तुम अपने हाथों से मुझे जान से मार दो। वैसे भी तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मेरी ज़िंदगी मज़ीद तंग नहीं होगी। वो नम आंखों से गोया हुई, जिस पर उससे झटके से मुड़कर उसकी तरफ देखा, जो आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। वो आहिस्ता से कदम बढ़ाता उससे करीब आया। हीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या कहा तुमने? वो चमकती आंखों से बोला, जिस पर हीर का दिल किया। उसका जो इतना प्यारा चेहरा है, वो अपने नाखूनों से नोचते। किल मी। वो भीगी आंखों से उस बेरहम की जानिब देखते हारे हुए लहजे में बोली। क्या कहा तुमने? ज़रा फिर से कहो। वो अपने चेहरे पर साया मुस्कुराहट सजाते हुए पूछने लगा, जैसे उसकी बात ने उसे लुभाया दिया हो। यू हर्ड मी, किल मी नाउ। वो बेबसी और गुस्से के मिले जुले तासुरात में मिनमिनाई। सून स्वीट हार्ट, वेरी सून। वो उसे सुकून से आंख मारता हुआ कहकर वापसी के लिए मुड़ गया। स्टूपिड इडियट, पता नहीं खुद को समझता क्या है, जैसे कहीं का शहंशाह हो। शक्ल देखी है अपनी तुमने? बंदर भी तुमसे प्यारे हैं। वो अपनी हथेली की पुछ से आंसू साफ करते हुए उसे मुख्तलिफ मुख्तलिफ इल्काबात से नवाजने लगी। आज का दिन उसे ज़िंदगी या मौत की नौीद सुनाने वाला था। बूढ़ी औरत उसके कमरे में आई और उसकी आंखों में पट्टी बांधकर उसी हॉल में ले जाने लगी, जहाँ बॉस ने उसे मिशन दिया था, जिसमें कुछ शराइत रखी गई थी। हर कदम के साथ उसका दिल थमने लगा, जबकि वजूद हौले हौले लरसने लगा। अगर बूढ़ी औरत ने उसको सहारा ना दिया होता, तो अब तक शायद वो ज़मीन बोस हो चुकी होती। आप चाहें, मुझे हीर से बात करनी है। अभी उसने आखिरी सीढ़ी पर कदम ही रखा था, उस संगदिल की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। वो बगैर किसी का जवाब सुने उसे बाजू से पकड़कर एक साइड पर ले गया। पर नेहरू, प्लीज़ मुझे इस मुश्किल से बचा लो। वो उसकी मौजूदगी अपनी इंतहाई करीब महसूस करके इल्तिजाया बोली। बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो उसके चेहरे को देखते हुए बोला, जहाँ डार्क ब्राउन आंखें पट्टी के पीछे छुपी हुई थीं। गोल्डन बाल कोने में कैद थे, जबकि उनमें से कुछ लटें उसके चेहरे को चूम रही थीं और उसके गुलाबी लब होप से हल्का हल्का लरस रहे थे। तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूँगी, बस मुझे यहाँ से बचा लो, प्लीज़। वो बेबसी से बोली। ओके, तुमने जो मुझसे शादी करने की शर्त रखी थी वो वापस लेनी होगी। वो गहरी आवाज़ में कहता उसकी सांसें छीन कर ले गया। लेकिन क्यों? वो जो तब से इल्तिजा कर रही थी, अब उसकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े थे, जिसकी वजह से वो सही से बोल भी नहीं पाई थी। क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अब बताओ, मंजूर है या नहीं? वो आराम से बोला तो वो तकलीफ से आंखें जोर से बंद कर गई। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है हीर, जल्दी बोलो। जैसे तुम बोल रहे हो, इसका मतलब है तुमने खड़ी हासिल कर ली थी। वो लड़खड़ाती आवाज़ से बोली। मैंने तुम्हें बताया था, हार मुझे पसंद नहीं। मैं वो घड़ी तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हें बस अपना वादा वापस लेना होगा। प्लीज़ मत करो, मुझे इस दुनिया में सिर्फ तुम पर यकीन है, ऐसा नहीं करो। ओके, तुम्हारी मर्जी, चलो चले। जाकर बताओ सबको अपनी हार का। वो सुलगते लहजे में घुर्राया और उसका बाजू पकड़कर वापस हॉल की जानिब चल पड़ा। ओके, मैं वापस ले लूँगी अपना प्रॉमिस। वो उसका हाथ थामते हुए भीगे लहजे में बोली। ओके, गुड। अब ये वॉच तुम्हारी हुई। वो अपनी पॉकेट से वॉच निकालकर हीर के हाथ में थमाता हुआ बोला। हीर, आखिरी बात, अगर कोई अपने अल्फाज से पलट जाए तो मुझे उससे शदीद नफरत है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना। उसके अल्फाज पर उसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ी। उसके बाद वो दोनों हॉल की जानिब बढ़ गए। वो घड़ी पर अपनी गिरफ्त सख्त करके अपने कदम हॉल की जानिब बढ़ाने लगी। वहाँ पहुँचकर बर्नार्डो उसके बूढ़ी औरत के पास छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया। काफ़ी देर तक अपने आसपास कोई हलचल उससे महसूस नहीं की। उसके हाथ पाँव खौफ से ठंडे पड़ने लगे। तकरीबन 15 मिनट बाद उसे हॉल में कदमों के चलने की आहटें सुनाई देने लगी। जब सब कुर्सियों पर बैठ गए, तो बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों से पट्टी उतार दी, जिस पर उसने धड़कते दिल के साथ अपनी आंखें धीरे धीरे खोली, जो सामने बैठे बहुत से टकराई, जिसका चेहरा मास्क में छुपा हुआ था। तुम्हारा क्या नाम है? वो जो मिशन के बारे में सवाल की उम्मीद कर रही थी, इस सवाल पर चौंकी। इस सवाल का यहाँ क्या ताल्लुक? वो नासमझी से बोली। ताल्लुक है तभी पूछ रहा हूँ। सामने बैठे वजूद ने सर लहजे में कहा। आखिर वो वह मुश्किल बोल पाई। हम्म, हीर पोलाइट, और ये मेरी बेटी है, मैं इसे यहाँ से लेने आया हूँ। अचानक से गहरी और गंभीर आवाज़ सिर के कानों से टकराई, जिस पर उसकी सांसें थमी। उसे कपकपाते वजूद के साथ उस आवाज़ के समेत देखा, जहाँ एक आदमी पूरी शान और शौकत के साथ सोफे पर बरजुमान था, जिसका रोम रोम चीख चीख कर कह रहा था
कि वो बहुत अमीर और पावरफुल है। उसकी डार्क ब्लैक आंखें, खड़ी मखरून नाक और बालों में हल्की सी सफ़ेदी थी। उसे वो 45 साल की उम्र का लगा। नहीं, मेरा बाप मर चुका है, मैं यतीम हूँ। उसे नफ़रत से कहना चाहा, मगर सामने बैठे वजूद की पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी तो पावर थी कि उसकी ज़ुबान ना चाहते हुए भी लड़खड़ाई। अब से नहीं हो, तुम्हारी कस्टडी मैं ले चुका हूँ, इसलिए अब तुम मेरी फैमिली के साथ रहोगी। उनकी रोबदार आवाज़ गूंजी। ऐसे कैसे कस्टडी आपको मिल गई? मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरे सारे राइट्स लाहौर के यतीम खाने के पास हैं। वो अपने लबों पर जुबान फेरते हुए नासमझी से बोली। ये रहे पेपर्स, उन्हीं से ये हकूक लिए हैं। वो उसकी जानिब पेपर्स करते हुए बोले। लेकिन आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? वो आसपास के तमाम लोगों को भूल कर पूछने लगी। तुम बहुत सवाल करती हो हीर, बाकी के सवाल फिर कभी के लिए। अब चलते हैं। वो सोफे से उठते हुए बोले, जबकि उसका दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। प्लीज़ बर्नेटो, मैं मुझे नहीं जाना। वो नम आंखों से उसकी तरफ देखती हुई बोली, जो पुरतपिश निगाहों से उस वजूद को ही देख रहा था जो उसका बाप होने का दावा कर रहा था। ये जिन लोगों में रह रही हो उन्हें जानती हो? वो हल्की आवाज़ में आसपास इशारे करते हुए गुर्राए, जिस पर वो खुद में सिमटी। आप लोगों ने बोला था मैं मिशन मुकम्मल करूंगी तो मैं यहाँ आपके साथ रह सकती हूँ। मैंने वो मुकम्मल किया है। मुझे यहाँ रहना है अब। वो उम्मीद से बॉस को खड़ी दिखाती हुई बोली, क्योंकि वो बर्नार्डो से दूर नहीं जाना चाहती थी। उसकी नज़दीकी हमेशा उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती थी। मैं जहाँ तक जानता हूँ ये मिशन किसी और ने मुकम्मल किया है। तुम हार गई थी हीर। बॉस से बर्नार्डो की जानिब इशारा करते हुए कहा। तो उससे थूक निकला। ज़ाहिर सी बात है, बॉस की चील जैसी आंखें हैं। उनसे भला कोई चीज़ कैसे छुपी रह सकती? उसने दिल ही दिल में सोचा। तभी एक आदमी मास्क पहने उसके करीब आया और उसके हाथ से घड़ी लेकर बॉस की जानिब बढ़ गया। इसीलिए सज़ा के तौर पर आप मुझे इस शख्स को बेच रहे हैं, जो मेरा बाप होने का दावा कर रहा है। वो भीगी आंखों से सुलगते लहजे में बोली, जिस पर उन्होंने खाली नजरों से उसकी तरफ देखा। अपनी हद में रहो हीर, तुम्हें कोई नहीं बेच रहा। सिंपल तुम्हारी कस्टडी मैंने ली है और तुम अब आराम से मेरी फैमिली के साथ रहोगी। वो अब आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ते हुए संजीदगी से बोले। हीर ने उनका हाथ झटकना चाहा, लेकिन वो झटक नहीं पाई, क्योंकि उनमें कुछ तो था जो उसे अपनी जानिब खींच रहा था। लेकिन मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। मुझे आपका नाम भी नहीं पता। वो सिसकते हुए बोली। मेरा नाम वहाज ब्लैक है और तुम आज से मेरी बेटी हो, बात खत्म। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोले, जिस पर वो बेबसी से बर्नार्डो की जानिब देखने लगी। शायद अब वो कुछ कहें, मगर वो खाली नज़रों से सब देख रहा था। तुम कुछ कहोगे अब? वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि उसे यहाँ लाने वाला तो वही था ना। बहुत जल्द मिलेंगे बिम्बोला। वो कहकर वहाँ से चला गया, जबकि उसकी आंखें रवानी से भीगने लगी। उसने उम्मीद से सोफे पर बैठे वजूद को देखा, शायद वो कुछ बोले, मगर उसकी तरफ से भी खामोशी रही। ओके, हम निकलते हैं फिर। वहां सामने सोफे पर बैठे शख्स की जानिब सर से इशारा किया, जिस पर उससे हाँ में सर हिलाया, और फिर वो हीर को बगैर किसी किस्म के एहतजाज का मौका दिए साथ लेकर वहां से चले गए।